नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम शुरू कर रहे हैं आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृहद अणुओं, जिनको हम दीर्घ अणु भी कहते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल जो कि डीएनए और आरएनए होते हैं, तथा प्रोटीन जो कि जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है, आणविक जीव विज्ञान कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। अथवा कोशिका के जैविक अणुओं जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि की आणविक स्तर पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का अध्ययन आणविक जैविकी कहलाता है। अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन सी होती है वृहद अणुओं की, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीन मेजर एक्टिविटी होती है, तीन मेजर प्रोसेस, बड़ी क्रियाएं होती है जो आणविक स्तर पर संपन्न होती है प्रत्येक कोशिका के अंदर। इन्हीं जैविक क्रियाओं का अध्ययन आणविक जैविकी कहलाता है। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, डीएनए से इसकी कई कॉपियां बनती है, उसको हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं। डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है, वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है, उस प्रोसेस को अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। अतः ये जो प्रोसेस है पूरी, ये प्रोसेस या ये जैविक क्रियाएं हम आणविक जैविक के या आणविक जीव विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक मेजर कंपोनेंट है, मेजर घटक है। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस, पूरी जैविक क्रिया हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले डीएनए और आरएनए की जो बेसिक संरचना है वो हम पढ़ेंगे। डीएनए, आरएनए किन किन घटकों से मिलकर बने होते हैं, इनके क्या कार्य है, कैसी संरचना होती है, एक थोड़ा सा ब्रीफली हम देखेंगे। देखते हैं डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, क्या बड़ी चीज़ है। डीएनए की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी का अर्थ होता है डी ऑक्सी राइबो, एन का मतलब न्यूक्लिक, एक का मतलब एसिड। ये डीएनए की फुल फॉर्म है। डीएनए से आरएनए की हो जाएगी, आरएनए की क्या हो जाएगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिंपल, डीऑक्सी हट जाएगा और राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए और आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। आपसे कोई पूछ ले न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं डीएनए आरएनए को? क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में काफ़ी समानता पाई जाती है, जो हम आगे देखेंगे। दोनों की जो प्राथमिक संरचना होती है वो रेखीय बहुलक के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक का मतलब ये है कि संरचना रेखीय होती है और वो कई समान प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। बहुलक उसको कहते हैं। एक ही प्रकार की संरचना की कई इकाइयाँ जब जुड़कर बड़ी संरचना का निर्माण करती है, रेखीय संरचना का निर्माण करती है, तब उसको हम कहते हैं रेखीय बहुलक।
अब वो इकाई क्या होती है, वो होती है न्यूक्लियोटाइड। किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से बनी होती है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्रम से जुड़ते जाते हैं, जैसे कोई एक न्यूक्लियोटाइड है तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। रेखीय वो प्राथमिक संरचना होती है। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें, एक न्यूक्लियोटाइड शर्करा फॉस्फेट क्षार से मिलकर बना होता है। ये एक सिंपल कंसेप्ट है, साधारण कंसेप्ट है। डीएनए की संरचना की बात करते हैं। यहाँ पर हम इनका बेसिक ही अध्ययन करेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हम सरफेसली ही डीएनए और आरएनए का अध्ययन करेंगे, ताकि जब हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी प्रतिलिपिकरण, अनुलेखन और अनुवादन का अध्ययन करें, तब हमारे आराम से वो समझ में आ जाए। डीएनए की संरचना की बात करें, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मतलब है कोई श्रृंखला है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है और वो 2 श्रृंखलाएं हैं। जैसे ये एक ये 2 श्रृंखलाएं हैं। इधर देखो 2 श्रृंखलाएं हैं। ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दूसरी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां हैं, जिसको हम कह रहे हैं रेखीय बहुलक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आगे हमने अभी जस्ट पढ़ा रेखीय बहुलक। आगे बढ़ते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से लिपट कर द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। एक दूसरे से लिपट जाते हैं, कुंडलित नुमा संरचना बनाते हैं। जैसे अभी मैंने डायग्राम में, एक कुंडलित संरचना होती है। प्रत्येक श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, जो एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बताई गई है। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये देखो, ये क्या, एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें 3 भाग है। कौन से, एक फॉस्फेट है, जिसको जो फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में होता है, फॉस्फोरिक अम्ल है ये। दूसरा क्षार है, जिसको नाइट्रोजन क्षार कहते हैं, नाइट्रोजन क्षार के रूप में होता है। तीसरे पेंटोस शर्करा है, जो राइबोज शर्करा हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। ये जो डायग्राम बताए गए, ये किसके प्रकार बताए गए, पेंटोज शर्करा के। एक राइबोज शर्करा है, दूसरी 2-डीऑक्सी राइबोज। 2-डीऑक्सी का मतलब जो 2 नंबर कार्बन है, वहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, वहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सिर्फ हाइड्रोजन है। यहाँ देखो, ये OH है और ये H है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये OH है, ये H, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन को उठा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, इसलिए इसको कहते हैं 2-डीऑक्सी राइबोज। और 2-डीऑक्सी राइबोज किस में पाई जाती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है। और राइबोज किसके अंदर पाई जाती है, आरएनए के अंदर। इसलिए तो इनका नामकरण क्या होता है, डीएनए का क्या हो गया नामकरण, डीऑक्सी राइबोज, और इसका राइबोज। आगे फिर न्यूक्लिक एसिड लगा दो। ये हम चर्चा कर चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोस शर्करा, एक फॉस्फेट समूह है और एक नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। फॉस्फेट समूह की बात करें, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो, ये फॉस्फेट समूह है, जिसको और यदि हम विस्तार से लिखें तब क्या लिखेंगे, H3PO4। यदि इसका रासायनिक सूत्र देखें हम, H3PO4 होता है, और इसको हम विस्तार से लिखेंगे तो यहाँ देख रहे हो आप, फॉस्फेट है, फॉस्फेट के साथ 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा होता है। ये सेम ही है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये O- हो गए, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। ये आप सब जानते हो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये तो हो गया फॉस्फेट ग्रुप।
दूसरे पेंटो श्रृंखला की हमने बात की, अभी ऊपर ही आपको मैंने दिखाया था, ऊपर इस डायग्राम में देख सकते हो, वही डायग्राम नीचे बनाया है। पेंटो श्रृंखला ये डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला है। डीऑक्सीराइबोज यानी जो 2 नंबर कार्बन है इस पेंटो श्रृंखला में। यहाँ देखो, जब हम पेंटो श्रृंखला का नामकरण करते हैं, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, इसका नामकरण करते हैं, तो ये वाला है कोना, उसको 1 नंबर देते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, फिर आगे जो कार्बन जुड़ता है उसको 5 नंबर। ये यहाँ कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ जो उसका कोना है, कोने पर क्या जुड़े हुए, कार्बन जुड़े हुए, उसको नंबर देते हैं, नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5। 2 नंबर कार्बन है वो हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए ये डीऑक्सीराइबोज कहलाती है। और ये है डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला। दूसरी की बात करें वो है राइबोज श्रृंखला, जो अभी ऊपर हम देखकर गए थे। पेंटोज श्रृंखला इसलिए बोलते हैं, पेंटोज 5 के लिए यूज होता है, उसमें 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको पेंटोज श्रृंखला हम कहते हैं, जो आरएनए में उपस्थित होती है और डीएनए में भी उपस्थित होती है। ये तो बात कर ली हमने श्रृंखला की। अब बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार की। नाइट्रोजन क्षार तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, नाइट्रोजन क्षार। और नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के हम पढ़ते आए हैं, प्यूरीन और पिरिमिडिन। प्यूरीन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पढ़कर आए हैं। इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्यूरीन कौन से होते, पिरिमिडिन कौन से होते और इनकी संरचना क्या होती है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। याद करने का तरीका ये है, प्यूरीन को आप Ag से याद रखें। प्यूरीन छोटा वर्ड है इसलिए Ag, 2 आ रहे हैं इसमें लेटर A और G। पिरिमिडिन CUT के नाम से याद रखें, कट। किसके नाम से याद रखोगे, कट, CUT, कट। CUT कट होता है। पिरिमिडिन 3 है तो 3 लेटर इसमें आ गया, तो कट वाला किसका हो गया, पिरिमिडिन का। Ag किसका हो गया, प्यूरीन का। Ag का मतलब ऐसे आप याद रखोगे एडेनिन, ऐसे याद रखोगे एडेनिन, और जिससे याद रखोगे ग्वानिन, जिससे याद रखोगे ग्वानिन। ऐसे ही C से याद रखोगे साइटोसिन, U से याद रखोगे यूरेसिल, और T से याद रखोगे थाइमिन। ऐसे आपको ये याद हो जाएंगे। ऐसे ही हमें थोड़ी आगे संरचना याद करनी है, वो भी देख लो। प्यूरीन वाली संरचना उसमें 2 रिंग होती है, पिरिमिडिन में 1 ही रिंग होती है, ये कंसेप्ट याद रख लो। प्यूरीन वाली जो रिंग होती है, 2 रिंग होती है, उसमें दोनों में कुल मिलाकर 4 नाइट्रोजन होते हैं। कितने नाइट्रोजन होते हैं, 4 नाइट्रोजन होते हैं। इस किसी भी आप में देखो, एडेनिन के अंदर देखो, ये देखो, ये एडेनिन वाला है, इसमें 1 2 3 4 नाइट्रोजन है। और पिरिमिडिन की जो संरचना है, जिसमें 1 वलय होती है, उसमें 2 नाइट्रोजन प्रारूपिक संरचना में होते हैं। फिर आगे साइटोसिन में कुछ और जुड़ जाएंगे, या थाइमिन में जुड़ सकते हैं, यूरेसिल में जुड़ सकते हैं, वो आगे हम संरचना के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले मैं बात करूँ प्यूरीन की। प्यूरीन में एडेनिन की बात करूँ, 2 रिंग है, 2 रिंग आप ये देख सकते हो, 2 रिंग है। यहाँ देखो, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। सूत्र याद करने का क्या है, ANS2। ये ऊपर जो दिखाई गई है, ये वाले मैं अभी इसको कर रहा हूँ, ये जो ऊपर दिखाई गई ये क्या है, प्रारूपी प्यूरीन है, इसको आप याद कर लो। इसके अकॉर्डिंग फिर ये ANS2 फॉर्मूला याद रखो, A एडेनिन NS2, यानी NS2 लगेगा कहाँ, ऊपर की तरफ 6 नंबर कार्बन पर NS2 लगेगा, 6 नंबर कार्बन पर NS2 लगेगा। वो क्या बन जाएगा, एडेनिन बन जाएगा, GONS2। अगले वाले की बात के, GONS2, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन लगेगा और NH2 लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा और NH2 लगेगा। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन 6 नंबर कार्बन पर लगेगा और NH2 2 नंबर कार्बन पर लगेगा, NH2 2 नंबर कार्बन पर लगेगा और ऑक्सीजन 6 नंबर कार्बन पर लगेगा। ये ग्वानिन की संरचना हो जाएगी। आगे बात करते हैं पिरिमिडिन की, साइटोसिन की देखते हैं।
ग्वानिन और साइटोसिन वाले संरचना में सिर्फ रिंग की संख्या का अंतर है, सिर्फ रिंग की संख्या का अंतर है। बाकी थोड़ा सा आप गौर करके देखोगे तो जो ग्रुप लगे हुए हैं रिंग के अलावा, ऑक्सीजन और अमीनो ग्रुप NH2, इसमें भी वही लगे हुए और उसमें भी वही लगे हुए, क्रम चेंज है थोड़ा सा, बस वो ध्यान रखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है 2 नंबर पर लगा हुआ है, इधर 6 नंबर पर लगा हुआ है, और NH2 इसमें साइटोसिन में, NH2 साइटोसिन में 4 नंबर पर लगा हुआ है, जबकि ग्वानिन में NH2 2 नंबर पर लगा हुआ है। बस ये ध्यान रखना है, दोनों में GONH2 के नाम से याद रखो ग्वानिन की संरचना, और CONH2 के नाम से साइटोसिन की संरचना आप याद रख सकते हो। साइटोसिन में भी ऑक्सीजन है और अमीनो ग्रुप है, ग्वानिन में भी ऑक्सीजन है और अमीनो ग्रुप है। ये थोड़ा सा याद करने में आपकी सरलता रहेगी। ऐसे थायमिन की बात करते हैं, साथ में यूरेसिल की बात करते हैं। यूरेसिल की संरचना याद रख लो UO2, यानी 4 नंबर पर और 2 नंबर पर ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। 4 नंबर पर और 2 नंबर पर ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, वो कौन सी संरचना हो जाएगी? यूरेसिल। वो कौन सी हो जाएगी? यूरेसिल। बाकी थायमिन की बात करें तो एक एक्स्ट्रा और उसमें जुड़ जाता है, वो CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा कर जुड़ जाता है, तब वो क्या हो जाता है? थायमिन। यूरेसिल को UO2 के नाम से याद रख सकते हो, 2 ऑक्सीजन के अणु उसमें जुड़े हुए हैं। इस प्रकार आप इन संरचनाओं को याद रख सकते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन दिखाए हैं, एक्चुअल में वो नाइट्रोजन उस रिंग के अंदर है, उस रिंग के अंदर है, बाहर नहीं है। यदि आप ऐसे शो कर रहे हो, वो यहाँ पर शो करने में थोड़ा सा ये कि ये अंदर की तरफ में शो करना है, ये बाहर नहीं है, क्योंकि बाहरी देह शो कर देंगे तो फिर वो कार्बन को शो करेगा। यहाँ पर कार्बन नहीं है, इस जगह कार्बन नहीं है रिंग के अंदर, इस जगह भी कार्बन नहीं है, इस जगह भी कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कार्बन नहीं है। बाकी जगह देखो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कार्बन कहाँ कहाँ पर है और नाइट्रोजन रिंग के अंदर है या फिर बाहर उस कार्बन से जुड़े हुए, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पर ये कौन सा है? ये नाइट्रोजन क्या है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि बाकी जो नाइट्रोजन है ये इस रिंग के अंदर है। ये हो गए 3 प्रकार के घटक, किसके? DNA या RNA के। नाइट्रोजन क्षार, फास्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा शर्करा। अब ये जुड़ते कैसे? आपस में जुड़ के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। उससे पहले जब इनके साथ फॉस्फोरिक अम्ल या फास्ट ग्रुप नहीं जुड़ता है, तब ये क्या बनाते हैं? तब ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये हम जब इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, तब अच्छे से आपको बताएंगे। सिर्फ क्षार हो तब तो क्षार होता है। जैसे ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन या डायग्राम में देख सकते हो आप, ग्वानिन के साथ जब शर्करा जुड़ जाती है तब वो क्या होता है? ग्वानोसिन हो जाता है। जब उसके साथ शर्करा जुड़ जाती है तब वो क्या हो जाता है? ग्वानोसिन हो जाता है। और उसके साथ फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है, फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तब वो क्या हो जाता है? ग्वानेलाइट, न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। पहले न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही एडेनिन की बात हो जाएगी, ऐसे यूरेसिल है, ऐसे साइटोसिन है। तो ये RNA के हैं और ये DNA के हैं। DNA में क्योंकि शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सी होती है, इसलिए नाम आगे आगे क्या जुड़ जाएगा? डीऑक्सी। जैसे ग्वानिन है, नाइट्रोजन क्षार, यदि ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा से जुड़ता है तब नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। इतना अंतर है RNA और DNA के न्यूक्लियोसाइड में। नामकरण करते हैं न्यूक्लियोसाइड का। RNA वाले में डीऑक्सी नहीं लगेगा, DNA वाले में डीऑक्सी लग जाएगा। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड में RNA वाले में डीऑक्सी नहीं लगेगा, DNA वाले नामकरण में डीऑक्सी लग जाएगा। जैसे डीऑक्सी ग्वानिलेट, डीऑक्सी ग्वानिलेट, डीऑक्सी
ग्वानिलेट, जबकि आरएनए की बात करें तब ग्वानिलेट सिद्धाई, और इसमें डिऑक्सी सब जुड़ते हैं, यानी वो डीएनए के अंदर है, वो उसमें राइबोज किस प्रकार के, डिऑक्सी प्रकार की है। ठीक है, ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब हमने न्यूक्लियोटाइड तो बना दिया, अब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, ऐसे करके एक चेन बनाएंगे, एक चेन या श्रृंखला बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं देखूँ ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक फास्फेट समूह है, एक नाइट्रोजन क्षार है और एक पेंटोज शर्करा है। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है। ये किससे जुड़ रहा है? दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, जिसमें वही तीन चीज़ है, फास्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन क्षार है और पेंटोज शर्करा है। फिर आगे ये किसी दूसरे से जुड़ रहा है, तीसरे से जुड़ रहा है। अब इनका एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम में ही ये जुड़ते हैं। और किसके द्वारा जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। एक बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो किनके मध्य बनता है? यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक जो ये बन गया यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। ये देखो, ये और ये फॉस्फोडाइएस्टर, डाइएस्टर, दो एस्टर है, किसके बीच में बन रहे हैं? फॉस्फोरस और कार्बन्स के जो OH ग्रुप होते हैं उनके बीच में। कैसे? यहाँ देखो, एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। यहाँ मैंने ये लक्ष्य देखो, ये पूरा फॉस्फोडाइएस्टर में, यानी दोनों आ जाते हैं, ये दोनों, ये इतना पूरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के अंदर आ जाता है। ये दोनों कैसे बन रहे आगे इसकी हम देखेंगे। देखो यहाँ आगे एक मैंने डायग्राम बनाया है, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या बन रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये क्या बन रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किन किन के बीच में है देख सकते हो आप। ये फॉस्फोरिक अम्ल है, यहाँ फॉस्फोरिक अम्ल का OH ग्रुप काम आ रहा है। इधर पेंटोज शर्करा है, डीऑक्सी पेंटोज शर्करा है, उसका कार्बन 5 का OH ग्रुप काम में आ रहा है। फिर इधर उसी पेंटोज शर्करा का कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप काम आ रहा है, और नाइट्रोजन क्षार का 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है, 9 नंबर पर जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन काम में आ रहा है। ये सब करके क्या करेंगे? यहाँ जल बाहर निकल जाएगा, और जल बाहर निकलने के बाद में ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2O। इधर देखो, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, और इधर ये फॉस्फोडाइएस्टर किसके बीच में बन जाएगा? इसके बीच में बन जाएगा, C और N के बीच में। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जिसमें 2 एस्टर भाग लेते हैं। अब ये बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड बनने के बाद में क्या बन जाएगी? पूरी एक चेन बन जाएगी। इस चेन में 5 और 3 एंड भी होते हैं, 5 एंड। इसमें देखो ऊपर की तरफ, यहाँ देखो, ये 5 एंड है, और फिर नीचे आऊँगा तो थोड़ा नीचे जाऊँगा, यहाँ एक 3 एंड है। 3 एंड किसको कहेंगे? पेंटोज शर्करा का जो 3 कार्बन है, 3 नंबर कार्बन है, उसका OH जिस तरफ होता है वो 3 एंड होता है। और फॉस्फेट ग्रुप वाला जो एंड होता है वो कौन सा एंड होता है? 5 एंड होता है। जिधर फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 5 एंड, और जिधर लास्ट में पेंटोज शर्करा का OH होता है 3 कार्बन वाला, वो 3 एंड, और उसको लिखते हैं हम 5 to 3। इसको क्या लिखते हैं? इधर राइट साइड में देखो आप, 5 to 3 ऐसे शो करते हैं, या 3 to 5 ऐसे शो करते हैं। ये ऐसे डायरेक्शन देते हैं हम कि डायरेक्शन उसकी 5 से 3 है या 3 से 5 है।
ये तो एक चेन बन गई, लेकिन हम करें डीएनए 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। एक चेन बन गई, इधर देखो राइट साइड में ये चेन बन, ये पूरी एक मैंने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई है। ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बंध द्वारा। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ती है, और हाइड्रोजन बंध किसके बीच में बनते हैं? नाइट्रोजन क्षार के बीच में। नाइट्रोजन क्षार के अंदर हाइड्रोजन बंध बनते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़ते हैं ये आपने पढ़ा होगा। ये देखो यहाँ, ये मैंने यहाँ पर पीला किया है, हाईलाइट किया। ए से जुड़ता है टी और जी से जुड़ता है सी। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके आधार पर ही ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती है और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैं दूसरे कलर से करता हूँ इसको ताकि आपके अच्छे समझ में। ये देखो यहाँ मैं जो ऐसे कर रहा हूँ, पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? ये द्विकुंडलित संरचना है किसकी? डीएनए की। उसका एक सिंपल सा डायग्राम है। इसमें आप क्या देख सकते हो? इसमें आप देख सकते हो ये 5 एंड है और ये इधर 3 एंड है। दूसरी में नीचे 5 एंड है, ऊपर की तरफ 3 एंड है, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, यानी दोनों श्रृंखलाओं की दिशा एक दूसरे से विपरीत होती है। एक 5 to 3 होती है तो दूसरी 3 to 5 होती है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे नीचे यहाँ मैंने बनाई ना, नीचे बनी हुई है, ऐसे लिखते हैं। जब डीएनए की संरचना को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं। ये सिंपल तरीका है शॉर्ट फॉर्म में एकदम लिखने की। जब आप प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन या अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, तब मैं आपके सामने ऐसे डायरेक्ट संरचना आपके सामने बनाऊंगा, ऐसे सीधी 5 to 3, 5 to 3। तो यहाँ इधर 5 एंड है तो इधर 3 एंड है, एक दूसरे के विपरीत एंड एक साथ आते हैं। ये तो हो गई डीएनए की संरचना, ये मैंने बता दी डीएनए में। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको थोड़ा सा। डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं और आरएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं? दोनों में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 2 प्यूरिन होते हैं, 2 पिरिमिडिन होते हैं, लेकिन हमने देखा 3 पिरिमिडिन होते हैं। कौन से? CUT। हमने 3 पिरिमिडिन देखे। CUT डीएनए में कौन से पाए जाते हैं? डीएनए में कौन से पिरिमिडिन पाए जाते हैं? प्यूरिन तो डीएनए और आरएनए दोनों में वही होते हैं, सेम ही होते हैं। और प्यूरिन कौन से? A और G, ये हमने देखा, AG देखा। एडेनो ग्वानिन तो दोनों में होते हैं, डीएनए और आरएनए में। जबकि जो पिरिमिडिन होते हैं CUT, इसमें डीएनए में कौन से होते हैं? C होता है और T होता है। C और T ये डीएनए में होते हैं। आरएनए में T की जगह क्या आ जाएगा? U। CU होते हैं। कौन से होते हैं? CU। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर में 2 फॉस्फोएस्टर बंध होते हैं। कितने होते हैं? 2 फॉस्फोडाइएस्टर बंध होते हैं। एक बंध पेंटोस श्रृंखला के 3OH तथा फास्फेट समूह के OH के बीच बनता है, जबकि दूसरा पेंटोस श्रृंखला के 5 नंबर कार्बन के OH से तथा फॉस्फेट समूह के OH के बीच बनता है। ये मैं बता चुका हूँ डायग्राम में ऊपर, वही चीज़ दोबारा रिपीट की है। ये 5 एंड 3 एंड मैंने बता दिया है कि 5 एंड किसको संकेत करता है, 3 एंड किसको लिखते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसको हम 5 से 3 दिशा में अंकित करते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को
दूसरी को भी हम लिखते हैं, दोनों की दिशा विपरीत होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होती है। अर्थात एक श्रृंखला 5 से 3 दिशा में, दूसरी 3 से 5 दिशा में होती है। दोनों श्रृंखलाएं सर्पिलाकार रूप से एक दूसरे पर लिपटकर द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना का निर्माण करती है। यह डीएनए की संरचना होती है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना क्या होती है उसका थोड़ा सा हम ज़्यादा अध्ययन करेंगे, सरफेसली हम उसका अध्ययन करेंगे। पॉलीपेप्टाइड की तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी मुड़कर, पॉलीपेप्टाइड को, पेप्टाइड यानी प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो पॉलीपेप्टाइड होती है। वो जब हम प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे तब वहाँ पर जैसे अध्ययन करेंगे, उसकी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी मुड़कर और वलित होकर असंयोजी बंधु, असंयोजी बंधु कौन से होते हैं? जो नॉन कोवलेंट होते हैं, जिसमें संयोजी बंध नहीं बनता है, जैसे हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध में संयोजी बंध नहीं बनता है। तो इनके द्वारा इनका निर्माण 3D संरचना का निर्माण करते हैं, डीएनए की 3D संरचना का निर्माण होता है। सर्वप्रथम 1953 में वाटसन व क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल संरचना प्रस्तुत की थी, मॉडल दिया था, जिसे हम वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। इससे पहले चारगाफ ने यह बताया कि दूर के संबंधित जीवों के डीएनए में, दूर के संबंध में बहुत दूर के अलग अलग जातियों के कोई जीव है, उनमें उनके डीएनए में नाइट्रोजन क्षार की प्रतिष्ठितता में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार की बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठितता में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, जबकि ए की प्रतिष्ठितता T के बराबर था, G की प्रतिष्ठितता C के बराबर पाई जाती है। A बराबर T पाया जाता है, G बराबर C पाया जाता है। अब ये कैसे संभव हुआ, आगे चलकर वाटसन क्रिक के मॉडल से हम समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि A हमेशा T के साथ बंध बनाएगा, डबल बॉन्ड, और G हमेशा C के साथ बनाएगा। तो जितना A होगा उतना T होगा, और जितना C होगा उतना ही G होगा। सीधा सा कंसेप्ट है। इन्हीं खोजों के आधार पर वाटसन क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जिसमें A हमेशा T के साथ और G हमेशा C के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाती है। ये डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है, आप देख सकते हो। इसमें यहाँ मैंने ये जो बनाया है, इससे आप पहचान सकते हो। इस कलर का जो है वो ग्वानिन है, ये साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन है, इसमें वैसे बने हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर दो प्रकार की खांच बनी हुई है, दीर्घ खांच और सूक्ष्म खांच। ये दीर्घ खांच है जो बड़ी होती है, सूक्ष्म खांच जो छोटी होती है। हेलिक्स की बात करें, यहाँ से टर्न की बात करें, कितना टर्न है, ये यहाँ से शुरू होकर वापस जब यहाँ पर घूम के वापस 1 टर्न ले लेता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कुछ कुछ याद करने की चीज़ें वही हमें यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो इसका व्यास होता है, हेलिक्स का डायमीटर होता है, वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। ये जो बेसिक संरचना बताई ये किसकी है, ये एक्चुअल में बी डीएनए की है। आगे हम डीएनए का प्रकार देखेंगे जिसमें ये बी डीएनए की संरचना यहाँ पर बनाई हुई है। दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक सीक्वेंस पाई जाती है। पूरक सीक्वेंस क्यों पाई जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनता है तो ए और टी के बीच में बनता है, जी और सी के बीच में बनता है। ऑटोमेटिक फिर बनने से एक साइड में जो सीक्वेंस होती है उसके जस्ट उल्टी दूसरे साइड में सीक्वेंस होती है, तभी तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बनेंगे, जुड़ेंगी दोनों। अर्थात यदि एक श्रृंखला पर ए टी जी टी सी है तो दूसरी श्रृंखला पर टी ए सी ए जी होगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ ए
TGTC 5 से 3। दूसरे क्या होगा फिर TACAG 3 to 5। ये एक दूसरे के विपरीत है। क्यों? A T के साथ बनेगा, T A के साथ, G C के साथ, T A के साथ, C G के साथ। तो एक तरह से ये पूरक सीक्वेंस हो गई। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करती है। यह हाइड्रोजन बंध ही डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं, उनको जोड़े रखते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन क्षार होते हैं, उनके बीच में स्टैकिंग इंटरेक्शन। स्टैकिंग इंटरेक्शन क्या होता है? जो उनका तल होता है एक दूसरे का, वो आपस में इनके बीच में कितना इंटरेक्शन है, किस प्रकार उनके बीच में इंटरेक्शन है, वो भी द्विकुंडलित संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। नाइट्रोजन क्षार इस प्रकार एक दूसरे पर व्यवस्थित होते हैं कि सुगर फॉस्फेट बैकबोन। सुगर फॉस्फेट बैकबोन कौन सा है? ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये जो बन रहा है ये शर्करा फॉस्फेट बैकबोन है। इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको बाधा नहीं पहुंचाते हैं, इसके लिए कोई त्रिविमीय बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। इसको हम स्टैकिंग इंटरेक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन बंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है बेस पेयरिंग, यानी क्षार के साथ क्षार युग्मता, क्षार के साथ नाइट्रोजन क्षार के साथ कैसा नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे से किस प्रकार हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं या विशिष्टता रखते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हमें ध्यान है, पता है एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनाएगा। क्यों? देखते हैं हम यहाँ पर क्यों बनाता है। यदि मान लीजिए हमने एडेनिन को साइटोसिन से जोड़ने की कोशिश की, वैसे एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, लेकिन हम क्या करें, एडेनिन को कोशिश करते हैं कि साइटोसिन के साथ बंध बनाए। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया, ये एडेनिन है, दूसरा साइटोसिन है, ये शर्करा है, इसके साथ ये शर्करा जुड़ी हुई है। अब यहाँ देखो, ये NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ठीक है। एडेनिन की संरचना है, ये साइटोसिन की संरचना है, हम पहले देख चुके हैं। एडेनिन की संरचना में क्या आता है, ANH2, और साइटोसिन की संरचना CONH2, ये हमने देखा। तो यहाँ पर देखो साइटोसिन की संरचना में NH2 भी है और NH2 भी और O भी है, ONH2, CONH2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो N3 जो हाइड्रोजन बंध को ग्रहण कर रहा है। N3 कौन सा है? ये देखो, ये N3 है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ N3, ये N3 है। N3 ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने चाहिए, ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए। इस इसी प्रकार हाइड्रोजन बंध दाता व रिसीव करने वाले तो एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए ना, क्योंकि एक साइड में देने वाला होना चाहिए, एक साइड में लेने वाला होना चाहिए। दोनों तरफ भी देने वाले हो या दोनों तरफ भी लेने वाले हो तो उनके बीच में बंधन नहीं बनेगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन बंध दाता एडेनिन के कार्बन 6 का NH2 समूह और साइटोसिन के C4 का NH2 समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए। यहाँ पर देखो, ये दोनों C6 कार्बन C6 ये रहा, इसका NH2 और साइटोसिन का कार्बन 4 का NH2, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने चाहिए, जबकि यहाँ पर दोनों समान दिशा में, इसलिए इनके बीच में पेयरिंग संभव नहीं हो पाती है। A और C के बीच में, एडेनिन और साइटोसिन के बीच में पेयरिंग नहीं हो पाती। इसी प्रकार दूसरा है A और T के बीच में है, एडेनिन और थायमिन के बीच में है, इनके बीच में पेयरिंग संभव है या नहीं। A और C के बीच में, A और C के बीच में हमने अभी देखी है
ए और थायमिन के बीच में देख लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में देखा आपने तो यहाँ पर क्या है, पेयरिंग हो जाती है। यहाँ पर जो रिसीव करने वाला है और जो देने वाला है वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए यहाँ पर एडेनिन और थायमिन के बीच में पेयरिंग बन जाती है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच देखते हैं, जी और सी के बीच देखते हैं, जी और सी के बीच में भी पेयरिंग हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो लेने वाला है देने वाले वो एक दूसरे के सामने है, इसलिए जो इनकी त्रिविमीय पोजीशन है, त्रिविमीय जो विन्यास है, वो भी हाइड्रोजन बंध बनाने में सहायक होता है कि कौन से ग्रुप किसके सामने है। इसलिए इसी के आधार पर वो प्रॉपर नाइट्रोनुसार एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का जो रोटेशन है, उसके आधार पर हम इनको राइट हैंडेड कहे या लेफ्ट हैंडेड कहें। डीएनए को राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? कौन सा होता है राइट हैंडेड? सामान्यतया यहाँ एक डायग्राम मैंने बनाया है, दायां हाथ और बायां हाथ। आपका दायां हाथ, दाहिना हाथ, इस प्रकार आप अंगुलियों को बंद करके और अंगूठा ऊपर की तरफ रखोगे, तब अंगुलियां जो शो हो रही है यहाँ पर, देखो ये जो अंगुलियां है, ये अंगुलियां किसको शो कर रही? इसको शो कर रही है। यहाँ इसकी जो डायरेक्शन है बंद होने की, जब हम इसको बंद करते हैं, ऐसे दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को बंद करते हैं, तो बंद करने पर जो रोटेशन हो रहा है किस तरफ हो रहा है? दाहिने इसकी तरफ हो रहा है, दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसकी तरफ हो रहा है इधर, तब तो उसको हम कहते हैं राइट हैंडेड। और लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ देखो, जब इसको हम मोड़ेंगे, ये देखो ऐसे मोड़ रहा हूँ, ऐसे, तब ये बंद हो रहा है। आगे ऐसे मोड़ रहा हूँ तो मतलब इसका ऐसे है, ऐसे का मतलब ये हाथ ऐसे मुड़ा हो ना, ऐसे, ये ऐसे देखो उंगलियाँ, और ये अंगूठा इधर है, तो ये बायां हाथ है, इसलिए लेफ्ट हैंडेड होता है। ये डीएनए होता है वो सामान्य राइट हैंडेड होता है, मतलब राइट हाथ की तरफ इसका जो रोटेशन होता है। जब हम डीएनए को बंद करते हैं दोनों, उसकी जैसे आपने जेवड़ी देखी होगी, जेवड़ी में आप बल लगाते हो, तो जब दोनों श्रृंखलाओं के बल लगाते हैं तो बल की दिशा किधर होती है, उसके आधार पर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होता है। डीएनए की जो एक्स रे डिफ्रैक्शन है, उसके आधार पर हम इनको 3 विभिन्न संरचनाओं में बांट सकते हैं: ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। कोशिकाओं के अंदर अधिकांशतः कौन सा डीएनए होता है? बी डीएनए होता है, बी डीएनए के रूप में पाया जाता है, जिसमें 10 बेस पेयर 10 क्षार युग्म प्रति टर्न पाए जाते हैं। कुछ में 10.5 लिखा हुआ है, दोनों ही सही है। 10.5 भी आप लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इनकी जो मेजर ग्रोव होती है, यानी जो दीर्घ खांच है वो चौड़ी होती है, और सूक्ष्म खांच वो संकरी होती है। किसकी? बी डीएनए के। ए डीएनए की बात करें, ए डीएनए में 11 बेस पेयर, 11 नाइट्रोजन क्षार युग्म प्रति टर्न पाए जाते हैं। प्रति टर्न 11 बेस पेयर, 11 नाइट्रोजन युग्म, तथा इनकी दीर्घ खांच बी डीएनए की तुलना में सक्रिय व अधिक गहराई में पाई जाती है, जबकि लघु खांच अधिक चौड़ी पाई जाती है। ये कुछ डीएनए प्रोटीन संकुलों में पाई जाती है, कुछ डीएनए प्रोटीन संकुलों में पाई जाती है। यदि ए डीएनए की बात करें तो किसमें पाया जाता है? डीएनए को प्रोटीन संकुलों में पाया जाता है। जेड डीएनए जिग जैग पैटर्न में पाया जाता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ए और बी डीएनए
राइट हैंडेड होते हैं, जबकि जेडीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। जेडीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। यदि हम इनकी हेलिक्स की हाइट की बात करें, ए, बी और जे डीएनए की, ए डीएनए के अंदर हेलिक्स की हाइट 28 एंगस्ट्रॉन होती है, बी डीएनए के अंदर 34 एंगस्ट्रॉन और जे डीएनए के अंदर 44 एंगस्ट्रॉन होती है। कुछ और इनके बीच में डिफरेंसेस है। ये इनकी संरचना में डिफरेंस है। ये ए डीएनए है, ये बी डीएनए है, ये जे डीएनए, ये जिग जैग पैटर्न है, जिग जैग पैटर्न है। ये बी डीएनए है। जे डीएनए का जो हेलिक्स है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, जबकि ए और बी का राइट हैंडेड होता है। यहाँ इनके बीच में थोड़ा अंतर दिया गया है। हेलिकल सेंस का मतलब है हेलिकल किस प्रकार का है, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। तो ए और बी का राइट हैंडेड है, जेड का लेफ्ट हैंडेड है। डायमीटर यानी व्यास कितना है, जैसे ये व्यास है ना, ये व्यास है कौन सा, रेड पेन से देखो, ये व्यास है, ये व्यास कितना है, ये ए का 26 एंगस्ट्रॉन, बी का 20 एंगस्ट्रॉन और डी का 18 एंगस्ट्रॉन होता है। बेस पेयर कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म है, इसमें ए में 11 होते हैं। मतलब एक हेलिकल में जो ये एक हेलिकल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक टर्न है, इसमें कितने हैं, ए डीएनए के 11 नाइट्रोजन क्षार युग्म का मतलब 11 जोड़ी, 11 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार है। बी में 10.5 है और जेड में 12 है। और याद करने की चीज़ क्या है इसमें, और याद करने की चीज़ है बेस टिट नॉर्मल टू हेलिक्स एक्सिस। नाइट्रोजन क्षार वो उसका कितना झुकाव है एक्सिस के साथ में। ए डीएनए के अंदर 20 डिग्री है, बी के अंदर 6 डिग्री और जेड के अंदर 7 डिग्री। ऐसे करके आप कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। इन तीनों प्रकार की डीएनए के अंदर ये अंतर है। थोड़ा सा आरएनए के बारे में हम देख लेते हैं। आरएनए की जो संरचना होती है वो डीएनए से लगभग समान होती है। कुछ ही घटक वो उनसे अलग होते हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। निम्न प्रकार भिन्न होता है डीएनए आरएनए से। कौन कौन सा प्रकार है, आरएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है और जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। हम पहले देख चुके हैं, ये डीएनए के अंदर है, ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा है जिसमें 2 नंबर कार्बन पर परिवर्तन है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव किया गया इसलिए डीऑक्सी कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन H के साथ उपस्थित होता है इसलिए इसको राइबोज कहते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर नाइट्रोजन क्षार के अंदर होता है। डीएनए के अंदर ATGC पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के अंदर AUGC यानी टिक की जगह थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए केंद्रक व साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। ये थोड़ी सी अच्छी कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है। डीएनए सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन आरएनए केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। सामान्यतया ये एक सूत्री होता है तथा ये डीएनए में निहित सूचना को प्रोटीन में कोड करने में अपनी प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। कुछ आरएनए उत्प्रेरक एंजाइम क्रियाविधि का भी कार्य करते हैं या एंजाइम क्रियाविधि भी रखते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। कुछ आरएनए उत्प्रेरक या एंजाइम की भांति भी कार्य करते हैं। ये आरएनए के कार्य हो गए एक तरह से। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एमआरएनए जिसको हम संदेश वाहक आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए या वाहक आरएनए, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एक सूत्री आरएनए प्रारूपिक रूप में राइट हैंडेड संरचना में परिवर्तित हो सकती है। एक सूत्री संरचना है वो आगे चल के राइट हैंडेड संरचना में परिवर्तित हो सकती है। आरएनए की त्रिविमीय संरचना जटिल होती है। टीआरएनए त्रिविमीय संरचना के रूप में
पाया जाता है। टीआरएनए इसका एक एग्जाम्पल है। टीआरएनए त्रिविमीय संरचना या जटिल रूप में पाया जाता है। आरएनए का एक सूत्रीय स्ट्रैंड वलित होकर हेरपिन अथवा स्टेम लूप संरचना का निर्माण कर सकता है। ये आरएनए की एक तरह से द्वितीयक संरचनाएं होती है। ये आरएनए और डीएनए के बारे में संक्षिप्त परिचय आज के हम इस वीडियो में पढ़े। आगे की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिलिपिकरण या डीएनए की पुनरावृत्ति, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए डीएनए और आरएनए की प्राथमिक संरचनाओं को, ताकि आपको आगे दिक्कतें नहीं आए। धन्यवाद।